Good evening friends, I welcome you all on this YouTube प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैट्रिक्स में अपन ने अब तक इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके टाइप्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज। यदि इस ए को इस ए ट्रांसपोज से गुणा करा दूं और रिजल्ट जो अपने पास आए वो एक यूनिट मैट्रिक्स हो, ठीक है, मतलब ए को ए ट्रांसपोज से गुणा कराने पर यदि अपन को यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है तो इस ए मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल कहलाएगी यदि उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से गुणा कराने पर यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, इन दैट केस ए विल बी ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि मान लो एक मैट्रिक्स ए है वो ऑर्थोगोनल है, साथ ही दूसरी मैट्रिक्स बी है वो भी ऑर्थोगोनल है, कि यदि ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उस केस में ए बी भी ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है, यदि ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उनका गुणा ए क्रॉस बी भी ऑर्थोगोनल होगा। अब इस चीज़ को प्रूव कर लेते हैं किस हिसाब से होगा। इससे पहले अपन ने बताया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि किसी मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांसपोज से गुणा करने पर यदि यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है तो उस मैट्रिक्स ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब अगली अपन ने इसकी एक प्रॉपर्टी देखी कि यदि मैट्रिक्स ए और बी दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उस केस में ए बी भी क्या होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो अपन को दे क्या रखा है कि ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उस केस में ए का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है आई के। दूसरा केस बी का जो ट्रांसपोज है वो भी किसके बराबर है? आई के। ठीक है, ये अपन को दे रखा है। अपन को प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि जो ए बी है वो भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ए बी के ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि ए बी गुणा ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए? आई के बराबर होना चाहिए। कि यदि ए बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए बी गुणा ए बी का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए आई के। अब देख लेते हैं इसको भी, तो ये बराबर हो जाएगा ए गुणा बी, ए बी का ट्रांसपोज रिवर्सल लो, बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब अपन को पता है कि बी बी ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है? आई के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए गुणा आई इंटू ए ट्रांसपोज। अब ए को यदि आई से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा। तो फाइनली इसका हो जाएगा ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए और ए ट्रांसपोज, चूंकि ये मैट्रिक्स क्या है? ऑर्थोगोनल है मैट्रिक्स ए, तो उस केस में ए ट्रांसपोज आई के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली ए बी गुणा ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया? आई के। तो अपन कह सकते हैं कि यदि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इनका गुणा ए बी भी क्या होगा? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मान लो कि ये कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं A11, A12, A13, A21, A22,
और A23, A31, A32 और A33, ये किसी मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स हैं। तो इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट ऑफ A बराबर होगा इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उनके कोफैक्टर की मैट्रिक्स के बराबर। मतलब मैट्रिक्स A का एडजॉइंट क्या होता है, इस मैट्रिक्स A के जितने भी एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर लेंगे, उनके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स को इस A का एडजॉइंट बोला जाएगा, ठीक है। तो यदि अपन इस पहले एलिमेंट A11 का कोफैक्टर लें तो मान लो हो सकता है C11, A12 का हो जाएगा C12, C13, C21, C22 और C23, C31, C32 और C33, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स जो हैं उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर की मैट्रिक्स को ही एडजॉइंट ऑफ A बोला जाता है। मतलब मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स के कोफैक्टर की मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ A कहलाती है। अब बात ये आती है कि ये कोफैक्टर होता क्या है। तो कोफैक्टर होता है C11 इज इक्वल टू व्हाट, या अपन लिख सकते हैं Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j गुणा Mij, ठीक है। Cij ये है कोफैक्टर ऑफ ए एलिमेंट ij। किसी एलिमेंट ij का कोफैक्टर बराबर होता है -1 की पावर i प्लस j, जहाँ i रो नंबर और j कॉलम नंबर है, गुणा Mij, जहाँ Mij क्या है, ये जो Cij है वो तो हो गया कोफैक्टर, और ये जो Mij है वो हो गया माइनर ऑफ ए एलिमेंट। अब ये भी बताना पड़ेगा कि माइनर क्या होता है, तो देखते हैं भाई माइनर क्या होता है। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स A है, इसका एलिमेंट A11 है, इस A11 का कोफैक्टर C11 है, ठीक है। और कोफैक्टर किसके बराबर है, -1 की पावर i प्लस j गुणा Mij, जहाँ m शो कर रहा है यहाँ पे इसकी माइनर को, ठीक है, एलिमेंट ij की माइनर। तो इसकी माइनर क्या होती है, इस एलिमेंट A11 या फिर Aij के कोरेस्पोंडिंग रो और कॉलम को यदि ब्लॉक कर दूं तो एक सब मैट्रिक्स आएगी, ये सब मैट्रिक्स हो जाएगी ये वाली, ठीक है। इस सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को ही अपन क्या बोलते हैं, इस एलिमेंट Aij का माइनर, ठीक है। तो इस एलिमेंट A11 का माइनर हो जाएगा M11, और M11 क्या होगा, इस एलिमेंट के कोरेस्पोंडिंग रो और कॉलम को ब्लॉक करने के बाद जो सब मैट्रिक्स बचती है उस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। क्या बची सब मैट्रिक्स, ये बची A22, A23, A32 और A33। इस सब मैट्रिक्स का यदि मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ तो उसे इस एलिमेंट A11 का माइनर बोला जाएगा। तो अपन को यदि एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है तो पहले सभी एलिमेंट के माइनर पता करने पड़ेंगे, उस माइनर से अपन को कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए कोफैक्टर निकालेंगे अपन, ठीक है। और उस कोफैक्टर की सहायता से अपन एडजॉइंट मैट्रिक्स बना लेंगे। तो क्या करना होता है अपन को, पहली चीज़ एडजॉइंट क्या होता है, किसी मैट्रिक्स A के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर की मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ A बोला जाता है, ठीक है। इसको निकालने का तरीका, कोफैक्टर बराबर -1 की पावर i प्लस j गुणा उसका माइनर कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, उस एलिमेंट के कोरेस्पोंडिंग जो रो और कॉलम है उनको ब्लॉक कर देते हैं, फिर जो सब मैट्रिक्स बचेगी उस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये जो डिटर्मिनेंट होगा वही क्या कहलाता है, माइनर। जब अपने पास माइनर आ जाएगा तो उस माइनर की सहायता से अपन कोफैक्टर निकाल लेंगे और एडजॉइंट ऑफ A प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे प्राप्त की जाती है।
मान लो अपने पास कोई मैट्रिक्स ए कुछ इस प्रकार से है कि ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स ए है। अब इसकी यदि अपन को एडजॉइंट मैट्रिक्स बनानी है तो उसके लिए अपन को सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर लेने पड़ेंगे। कोफैक्टर निकालने का तरीका मैंने बताया था -1 की पावर i प्लस जे गुणा माइनर। तो सबसे पहले यदि मैं इस एलिमेंट 1 का कोफैक्टर निकालूं तो कैसे निकालूंगा, पहले -1 की पावर i प्लस जे, ये एलिमेंट है A11, ठीक है, तो i प्लस जे हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। अपन निकाल रहे हैं C11, तो C11 के बराबर किसके हो जाएगा, -1 की पावर i प्लस जे -1 की पावर 2 इंटू M11। M11 क्या होगा, इस एलिमेंट 1 के कोरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ब्लॉक करने पर जो मैट्रिक्स बचेगी, जो सब मैट्रिक्स बचती है उसका डिटर्मिनेंट। तो सब मैट्रिक्स अपने पास बची 1,3 1,3, ठीक है, ये सब मैट्रिक्स अपने पास बची, ठीक है। तो इसकी डिटर्मिनेंट जो होगी वो माइनर हो गया। तो इस हिसाब से यदि अपन C11 निकालना चाहें तो बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर गुणा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का सीधा तरीका है दिस गुणा दिस माइनस दिस गुणा दिस, ठीक है। तो 3 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1, तो इसका वैल्यू हो गया 0। तो इस हिसाब से अपने पास C11 का वैल्यू आ गया 0, ठीक है। अब बात करते हैं अपन C12 की। C12 होगा A12 का कोफैक्टर। A12 का कोफैक्टर निकालने के लिए अपन ने क्या किया, -1 की पावर i प्लस जे, मतलब 1 + 2 कितना हो गया 3, गुणा इस A12 का माइनर। A12 का माइनर कैसे निकालेंगे अपन, इस A12 के कोरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ब्लॉक करने के बाद ये A12, इस A12 की कोरेस्पॉन्डिंग रो ये हो गई और कॉलम ये हो गया। तो इसके बाद में जो सब मैट्रिक्स बचती है उसका डिटर्मिनेंट। तो इस रो और इस कॉलम को ब्लॉक करने के बाद में जो सब मैट्रिक्स बची वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी -2, 3, 6, 3, ठीक है। इसका ले लिया अपन ने डिटर्मिनेंट, तो ये हो गया M12। M12 मतलब इस A12 का माइनर, ठीक है। तो इस हिसाब से C12 बराबर हो गया -1 की पावर 3, -1 के बराबर हो गया 3 दूनी 6, -6 माइनस का 6 × 18, ठीक है। कितना वैल्यू आ गया, -24 गुणा -1 बराबर हो गया 24। तो 24 अपने पास C12 आ गया। अब बात करते हैं C13 की। C13 किसके बराबर हो जाएगा, -1 की पावर 4 i प्लस जे, ठीक है, इंटू इस C13, इस A13 के कोरेस्पॉन्डिंग माइनर। कैसे निकालेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ब्लॉक कर दिया। तो जो सब मैट्रिक्स बची वो कौन सी थी, -2,1 6,1, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट, तो इसका वैल्यू C13 बराबर किसके हो जाएगा, ये 1 गुणा -2 गुणा 1 हो जाएगा -2 के बराबर, -6 गुणा 1 6। तो C13 का जो वैल्यू है वो आ गया -8। तो अब तक अपने पास C11 का वैल्यू आया 0, ठीक है। C12 का वैल्यू कितना आया अपने पास 24 और C13 का वैल्यू आया -8, ठीक है। ये वैल्यू निकाल चुके हैं अपन। इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो -1 की पावर i प्लस जे आता है उसको अपन डायरेक्टली भी देख सकते हैं। किस हिसाब से, जैसे ये एलिमेंट A11 है तो इसके लिए -1 की पावर i प्लस जे कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, +1। तो
इसके कोरेस्पॉन्डिंग प्लस आएगा। ये है A12 तो -1 की पावर 3 हो जाएगा। इसके कोरेस्पॉन्डिंग आएगा -1, इस -1 की पावर 3 का वैल्यू आ जाएगा -1 तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये है A13 की कोरेस्पॉन्डिंग कितना आया -1 की पावर 4 बराबर प्लस का 1 तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग प्लस आ जाएगा। इसी हिसाब से इसके कोरेस्पॉन्डिंग माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसके लिए प्लस माइनस प्लस। तो यदि अपन को कोफैक्टर निकालने हैं तो माइनर को सीधा अपन इन चिन्हों से भी गुणा करा सकते हैं, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, उस केस में अपन को ये -1 की पावर i प्लस j लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ से उठा के गुणा कराया जा सकता है। ठीक है, सीधा यहाँ से भी ले सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब अपन को अगला कोफैक्टर निकालना है। अगला कोफैक्टर कौन सा हो जाएगा C21। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होगा इसके A21 के। ठीक है, तो A21 के लिए aij की जगह -1 की पावर aij होगा, उसकी जगह आ जाएगा -1। ठीक है, और इसको गुणा कराना है अपन को किससे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर से। तो माइनर कैसे मिलेगी अपन को, इस -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर निकालनी है। तो इस रो और इस कॉलम को ब्लॉक कर दिया, बचा क्या अपने पास 0 5 1 3। ठीक है, तो C21 बराबर हो गया किसके -1 गुणा 0 -5। ठीक है, बराबर हो गया 5 के, दैट इज C21। ठीक है, इसी हिसाब से यदि C22 निकालें तो C22 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा +1 गुणा इसका माइनर निकालने के लिए ये रो और ये कॉलम ब्लॉक कर दिया मैंने। तो बचा क्या 1 5 6 3। इसका जब वैल्यू निकालेंगे 3 एकम 3 माइनस का 6 पंजो 30, 3 - 30 बराबर हो गया -27 के। ठीक है, तो ये सीधा तरीका। तो इस हिसाब से अपने पास C21 बराबर हो गया किसके 5 के और C22 बराबर हो गया -27 के। ठीक है, अब बात करते हैं C31 कोरेस्पॉन्डिंग टू A31। ठीक है, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो पहला ये जो चिन्ह है वो आ जाएगा +1 का गुणा इसका माइनर निकालने के लिए कॉलम और रो को ब्लॉक कर दिया। तो ये हो जाएगा 0 5 1 3 और इसका वैल्यू हो गया इसके बराबर 0 -5 -5। ठीक है, इससे पहले अपन ने C23 नहीं निकाला, C23 भी देख लेते हैं। C23 बराबर इसके कोरेस्पॉन्डिंग चिन्ह कितना है -1 का गुणा इसका माइनर C23 का माइनर हो जाएगा ये रो और ये कॉलम ब्लॉक कर दिया मैंने, बच गया क्या 1 0 6 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस का 0 -1। ठीक है, अब बात करते हैं C32 की। तो C32 बराबर हो जाएगा किसके, इसके कोरेस्पॉन्डिंग चिन्ह कितना है -1 का गुणा इसका माइनर निकालने के लिए क्या करा, इस कॉलम और इस रो को कर दिया अपन ने ब्लॉक। ठीक है, तो जो माइनर होगा वो कितना आ जाएगा 1 5 -2 3। ठीक है, 1 5 इसके कोरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ब्लॉक करने पर 1 5 और -2 3 बच गया। तो इस C32 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, इसका वैल्यू देगा -1, 3 एकम 3 माइनस का 10
तो इसका जो वैल्यू आया वो आ जाएगा -13। ठीक है, तो C23 का वैल्यू था -1, C31 का वैल्यू हो गया -5 और C32 का वैल्यू हो गया -13। ठीक है, अब अपन को निकालना है C33। ठीक है, तो अब यदि C33 देखें तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला अपन को पता है -1 की पावर i प्लस j इंटू MIJ। ये जो है वो अपन सीधा इससे देख सकते हैं। C33 कोरेस्पॉन्डिंग दैट इज +1 गुणा इसके कोरेस्पॉन्डिंग माइनर देखें तो ये रो और ये कॉलम ब्लॉक कर दिया जाएगा। बचा हुआ जो सब मैट्रिक्स है उसका माइनर लेना है तो वो हो जाएगा 1 0 -2 1। ठीक है, ये माइनर हो गया। अब इसका वैल्यू देखें तो +1 1 -0। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा +1। ये हो जाएगा अपने पास C33 बराबर 1। ठीक है, अब इसके जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनी वो क्या होगी, इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स हो जाएगी 0 24 -8 5 -27 -1 -5 -13 और 1। ये जो इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स है इसे ही इस मैट्रिक्स ए की एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाएगा। तो ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर की मैट्रिक्स है ये, जिसे एडजॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, अब एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो यदि मैं किसी एडजॉइंट सबसे पहले अपन प्रॉपर्टी से पहले देख लेते हैं अपन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद में प्रॉपर्टी समझाने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए सबसे पहले अपन देखेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, क्योंकि इनवर्स पढ़ने के बाद एडजॉइंट की प्रॉपर्टी समझाना इजी होगा। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से है कि यदि इसको किसी दूसरी मैट्रिक्स बी से गुणा करा दूं मैं। ठीक है, मैट्रिक्स ए कुछ इस प्रकार से है कि इसको मैंने किसी दूसरी मैट्रिक्स बी से गुणा कराया और गुणा कराने पर अपन को क्या मिल गया, यूनिट मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, किसी मैट्रिक्स ए को इस बी से गुणा कराने पर यदि अपन को यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है तो इस ए मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये एक इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स ए के लिए यदि कोई दूसरी मैट्रिक्स बी इस प्रकार से है कि ए गुणा बी आई के बराबर हो रहा है तो अपन कहेंगे कि ए इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब ए का इनवर्स पॉसिबल है और ये ए का इनवर्स क्या किसके बराबर होगा, इस ए को यदि मैं उधर ले जाऊं तो हो जाएगा ए इनवर्स गुणा आई बराबर बी के, या फिर सीधा लिख दूं ए इनवर्स बराबर होगा बी के। ठीक है, तो यदि किसी मैट्रिक्स ए के लिए कोई दूसरी मैट्रिक्स बी इस प्रकार से प्रेजेंट है कि ए गुणा बी आई के बराबर है तो इस ए मैट्रिक्स को बोला जाएगा कि ये एक इनवर्स मैट्रिक्स है और इसका जो इनवर्स है वो बराबर है इस मैट्रिक्स बी के। ठीक है, तो ये हो गया इनवर्स मैट्रिक्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स को निकालने का सीधा तरीका क्या है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी इनवर्स मैट्रिक्स बराबर होती है
एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए के। ठीक है, पहले अपन ने देखा कि कोई मैट्रिक्स ए है वो इन्वर्स कब होगी कि यदि दूसरी मैट्रिक्स बी इस प्रकार से मौजूद है कि ए बी बराबर आई हो, उस केस में अपन कहेंगे कि ए का इन्वर्स पॉसिबल है और वो ए इन्वर्स किसके बराबर है, बी के। ठीक है, ये अपन ने पहली डेफिनेशन देखी। दूसरी डेफिनेशन अपन ने देखी कि जो ए इन्वर्स है वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए के। ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए के। इसके अंदर यदि ये डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए, ठीक है, तो ए इन्वर्स का कोई रियल वैल्यू मौजूद नहीं होगा, तो ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा उस केस में। यदि ये 0 हो गया तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा और इस ए इन्वर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इसका मतलब कि ए इन्वर्स पॉसिबल होने के लिए ज़रूरी है कि ये जो डिटर्मिनेंट ए है दैट शुड नॉट बी इक्वल 0, क्योंकि यदि ये 0 हो गया तो एडजॉइंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि किसी संख्या में यदि अपन 0 का भाग लगाते हैं तो अनंत आता है। ठीक है, तो यदि इस डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 हुआ उस केस में ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो ए इन्वर्स पॉसिबल होने के लिए ज़रूरी है ये डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक ये केस हो गया। अब इसको मैं यदि इधर गुणा करा दूं तो अपने पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स गुणा डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो गया ए इन्वर्स गुणा डिटर्मिनेंट ए के। अब एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी की बात करें तो इस एडजॉइंट ऑफ ए को यदि मैंने ए से गुणा करा दिया कुछ इस प्रकार से, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ए इंटू ए इन्वर्स गुणा डिटर्मिनेंट ए के, और इसको मैंने लिख दिया डिटर्मिनेंट ए गुणा आई। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी अपन ने देखी कि यदि एडजॉइंट ऑफ ए को मैट्रिक्स ए से गुणा करा दिया जाए तो वो बराबर हो जाएगा किसके, डिटर्मिनेंट ए गुणा आई के। ठीक है, तो अपन ने देख लिया इन्वर्स एंड एडजॉइंट। एडजॉइंट के अंदर क्या था, किसी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर की मैट्रिक्स को एडजॉइंट मैट्रिक्स बोला जाता है, और एडजॉइंट निकालने के लिए अपन कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर निकालने के लिए क्या निकालेंगे, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। माइनर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का उस एलिमेंट के कोरेस्पोंडिंग रो और कॉलम को ब्लॉक करने के बाद जो सब मैट्रिक्स बचती है उस सब मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को ही माइनर ऑफ दैट एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में इन्वर्स देखा, तो यदि कोई मैट्रिक्स ए है इसका इन्वर्स पॉसिबल कब होगा, पहली चीज़ जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो। दूसरी चीज़ कोई दूसरी मैट्रिक्स बी इस प्रकार से मौजूद हो कि ए बी इज इक्वल टू आई हो, ए बी इज इक्वल टू यूनिटरी मैट्रिक्स हो, उस केस में ए का इन्वर्स पॉसिबल होगा। अब ए का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। एक अगली प्रॉपर्टी क्या है कि ए इन्वर्स यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि ए के इन्वर्स 2 हो, 4 हो, 5 हो, केवल एक ही इन्वर्स प्रेजेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स ए का, तो ए इन्वर्स इज यूनिक। ठीक है, किसी मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, मतलब एक मैट्रिक्स ए का एक ही इन्वर्स मौजूद होगा, एक से ज़्यादा इन्वर्स मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, अब अपन एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। पहली प्रॉपर्टी अपन ने देखी कि एडजॉइंट ऑफ ए को यदि गुणा करा दिया जाए ए से, ठीक है, या फिर ए को गुणा करा दूं मैं एडजॉइंट ऑफ ए से, तो उसका वैल्यू होता है किसके बराबर, डिटर्मिनेंट ए गुणा आई के बराबर होता है। ये अपन ने पहली प्रॉपर्टी देखी। दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो कोई मैट्रिक्स ए है उसका मैं एडजॉइंट लूं, ठीक है, उस एडजॉइंट का ट्रांसपोज बराबर होता है किसके, एडजॉइंट ऑफ
ए ट्रांसपोज के। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज के एडजॉइंट के। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी अपन ने देखी। इसके अलावा ये रिवर्सल लॉ को भी फॉलो करता है, किस हिसाब से कि एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर होता है किसके, एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए के। मतलब रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ बी गुणा एडजॉइंट ऑफ ए के। ठीक है, तो ये सब अपन देख चुके हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ ली है और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ ली है। अब कल अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए ठीक है, फिर थैंक यू।